हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि लैंग्वेज के नेचर क्या होते हैं और लैंग्वेज के फंक्शन क्या होते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लैंग्वेज के कंपोनेंट्स और उसके टाइप्स को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स का मतलब घटक, यानी किसी भी भाषा के कितने भाग होते हैं, उस भाग को हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम उसके प्रकार भी पढ़ेंगे कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। ये दोनों चीजों को हम पढ़ने का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाषा के भाग कितने होते हैं। बेटा टोटल भाषा के या लैंग्वेज के टोटल 5 पार्ट्स होते हैं, मेजर 5 पार्ट होते हैं। वैसे तो ढेर सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जो मेजर डिवीजन है वो 5 का डिवीजन है। पहला इसका पार्ट जो कहते हैं फोनेम्स, दूसरा है इसको कहते हैं मॉर्फेम्स, थर्ड है लेक्सेम्स, फोर्थ है सिंटैक्स एंड कॉन्टेक्स्ट। ये 5 तरह से इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोनेम्स क्या होते हैं। फोनेम्स को हम स्वनिम भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फोनेम्स कहते हैं, इंग्लिश में स्वनिम कहते हैं। स्वनिम का मतलब होता है बेटा स्वर, यानी जो स्वर हमें सुनाई पड़ता है उससे भी भाषा का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फोनेम्स क्या है तो कह सकते हैं अ फोनेम्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ फोनोलॉजी। फोनेम्स क्या है या स्वनिम क्या है? स्वनिम भाषा या जो ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान की मूल इकाई है, क्योंकि हमें जो कुछ भी सुनाई पड़ता है वो ध्वनियों के कारण ही सुनाई पड़ता है। अगर हम ध्वनि को हटा दें या हम ये मान लें कि हमें सुनाई नहीं पड़ रहा, तो हम भाषा को समझ नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फोनेम्स क्या है? भाषा की मूल इकाई है और बिना इसके किसी भी भाषा को सुनना समझना संभव नहीं है। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल इस स्क्रीन पे आपके शो भी हो रहा है, बेक एंड ब्रेक। अब आप सब लोग जानते हो बेक का मतलब क्या होता है और ब्रेक लगाने का मतलब क्या होता है। अब देखो, बेक और ब्रेक में केवल एक आर फोनेम्स जुड़ जाता है बेक में, तो ब्रेक हो जाता है, लेकिन उससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। मैं हिंदी में एग्जांपल ले रहा हूं, सूर शूर सूर। आप देखो, ध्यान सुनना, सुर शूर सुर। अब देखो, मैंने सबसे पहले क्या बोला? मैंने बोला छोटे से पे छोटे ऊ की मात्रा सुर। सुर का मतलब क्या होता है आप जानते हो? कहते हैं कि कोयल का सुर बड़ा मीठा होता है, आप बड़े ही सुरीले हो। इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं सुर। अगर इस को हम शूर बोल दे, बड़ा वाला श लगा दे शूर, तो शूर का मतलब क्या होता है? वीर पुरुष से मतलब हो गया, है ना। ऐसे ही हम सूर बोल दे, छोटे सा के साथ बड़े की मात्रा लगा दें, तो सूर का मतलब अंधा हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं? हम हर बार सुर ही बोल रहे हैं, लेकिन केवल केवल जो है ध्वनियों में अंतर होने से शब्दों के अर्थ बदल गए। तो जो ये फोनिम्स का जो कॉन्सेप्ट है यही है, यानी स्वर के आधार पर शब्दों का अर्थ बदल जाता है, तो उसको हम स्वनिम कहते हैं, है ना। स्वनिम क्या है या फोनेम्स क्या है? फोनेम इज द बेसिक यूनिट्स ऑफ phonology. It is the smallest unit of sound that may cause a change of meaning with the language, है ना। तो जो ये साउंड की या ध्वनियों की जो सबसे छोटी इकाई है, उस इकाई का प्रयोग करने से क्या हो जाता है? शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ। अगर हम मान लो रजक और रजत बोले,
तो क्या देख रहे हो, रजक रजत, एक रजत का मतलब हो गया चांदी और दूसरी रजत का मतलब हो गया सोना। ऐसे ही एक्सेप्ट एक्सपेक्ट, देख रहे हो, ध्वनियों में थोड़ा सा अंतर होने से पूरा पूरा शब्द का अर्थ बदल जाता है। ये भाषा का पहला भाग है जिसको हम फोनेम्स कहते हैं या हिंदी में स्वनिम कहते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लो। स्वनिम या फोनिम्स क्या है, भाषा की या ध्वनि विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इसमें ध्वनियों में थोड़ा सा परिवर्तन होने से क्या होता है, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, है ना। जैसे अगर एक एग्जांपल और हम इंग्लिश में ले लें, शी सी, अब देखो शी का मतलब क्या हो गया, वह भी हो जाता है किसी लेडी के लिए, और सी का मतलब समुद्र भी हो गया, सी का मतलब देखना भी हो गया। तो केवल ध्वनियों के परिवर्तन से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। तो ये जो भाषा का जो ये भाग है, इस भाग को हम फोनिम्स या स्वनिम कहते हैं, है ना। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे डॉग का भी लिया हुआ है, हमने एग्जांपल शेप का भी लिया हुआ है। ठीक है, तो स्वनिम क्लियर हो गई। स्वनिम का मतलब ही है ध्वनियों के द्वारा अगर किसी शब्द का अर्थ बदल जाता है भाषा में, उसको हम स्वनिम कहते हैं। जो भाषा का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, जो लैंग्वेज का सेकंड कंपोनेंट है, उसको कहते हैं मॉर्फेम्स। मॉर्फेम्स या रूप, जहां शब्दों का रूप बदल जाए। रूप बदलने का मतलब क्या है, आपने देखा होगा सफिक्स और परफिक्स का नाम आपने सुना होगा। सफिक्स परफिक्स या हिंदी में उसको उपसर्ग अथवा प्रत्यय भी कहते हैं। उपसर्ग अथवा प्रत्यय, सफिक्स या परफिक्स। आपने देखा होगा किसी शब्द में कोई दूसरा शब्द जोड़ देने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, उसका मतलब बदल जाता है ना। आपने ढेर सारे ऐसे शब्द हिंदी में भी इंग्लिश में भी पढ़े होंगे जिसमें हम कुछ सफिक्स जोड़ दें, कुछ परफिक्स जोड़ दें, तो शब्दों का अर्थ बदल जाए। तो वे सारे सफिक्स और परफिक्स, वे सारे उपसर्ग और प्रत्यय जिनको जोड़ने से भाषा प्रभावित हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम रूपम या मॉर्फेम्स बोलते हैं। ठीक है, अब तो किसी के कई एग्जांपल भी आपके पास है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे सैडनेस का है। ठीक है, सैड में नेस जोड़ दिए तो सैडनेस हो गया। सैड का मतलब कुछ और है, एस जोड़ दिए तो कुछ मतलब और बदल गया। ऐसे ही आप देखते हो कि किसी इंग्लिश में हम एलवाई जोड़ दें, ठीक है, तो वहां पर भी उसका मतलब, उसकी मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा मॉर्फेम्स हो। अब तीसरा जो शब्द बात करते हैं उसे कहते हैं लेक्सेम्स या शब्द। शब्द का मतलब होता है शब्द का निर्माण करना या शब्द को बनाने वाला, है ना। अब लेक्सिम एक्चुअल है क्या, लेक्सिम आर द सेट ऑफ इन्फ्लेक्टेड फॉर्म टेकन बाय अ सिंगल वर्ड। ठीक है, यानी शब्दिम क्या है, शब्दिम एक तरह समझ लो शब्दों का वो गुच्छा है या वो समुच्चय है जिससे उससे रिलेटेड जितने भी बनने वाले शब्द हैं वो सारे शब्द उसके अंदर समाहित होते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल में आपने वर्ब के 3 फॉर्म पढ़े और सेकंड थर्ड फॉर्म पढ़े, है ना। देखिए एग्जांपल भी हमने यहाँ रन का लिया हुआ है। अब देखो रन में से हम तरह तरह के उसके शब्द, उससे रिलेटेड शब्द हम बना सकते हैं, उसका पूरा बंच बना सकते हैं। जैसे रन, रेन, रन, रनिंग, रैन। ठीक है, इस तरह से हम कई ढेर सारे शब्द बना सकते हैं। ऐसे आप देखो
आईएनजी जोड़ के, उसका फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकेंड फॉर्म, उसका थर्ड फॉर्म, ये सब क्या है? ये सब उस शब्द के गुच्छे होते हैं, या उसका जो एडवर्ब का फॉर्म है वो सब शब्द के गुच्छे होते हैं। उन शब्द के जो गुच्छों को हम क्या बोलते हैं? लेक्सिम बोलते हैं, या हिंदी में शब्द बोलते हैं, है ना? ऐसे अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में हम एक वचन, बहुवचन, और या उसमें कुछ कुछ और शब्दों को जोड़कर किसी एक शब्द से बनने वाले सारे शब्दों का जो समुच्चय है, जो उसका जो ग्रुप है, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? उस ग्रुप को हम लेक्सेम बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेक्सेम क्या है या शब्दिम क्या है? शब्दिम किसी शब्द से बनने वाले सभी शब्दों का समुच्चय होता है। बस सीधी सी बात, अगर आप इसको एक लाइन में लेक्सिम को डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं लेक्सिम क्या है? लेक्सिम एक शब्द द्वारा लिए गए विभक्त रूपों का समुच्चय है, या लेक्सिम आर द सेट ऑफ इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स टेकन बाय अ सिंगल वर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके चौथे पार्ट। चौथा पार्ट क्या है? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास क्या होता है? आप जानते हो कि हर भाषा में वाक्यों की रचना करने का अपना अलग नियम है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। आप देखते हो, अगर इंग्लिश की बात करें तो आप जानते हो किसी भी वाक्य के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना? और फिर उनके भी ढेर सारे सब पार्ट होते हैं जिसमें हम यूज करते हैं वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब। ये सारी चीजों को यूज करके इसके पूरा इसका एक मैकेनिज्म, पूरा इसका व्याकरण या पूरा इसका एक ग्रामर होता है। उस ग्रामर का इस्तेमाल करके हम वाक्यों का विन्यास। ठीक है, तो एक्चुअल सिंटैक्स होता क्या है या वाक्य विन्यास क्या होता है? वाक्य विन्यास क्या होता है? Syntax is a set of rules of constructing full sentence out of word and phrases. यानी सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स वाक्यांशों से पूर्ण वाक्य बनाने के नियमों का एक समूह। ठीक है, आपने अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपने ढेर सारे टेंस पढ़े होंगे, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे, आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़े होंगे। ठीक है, आप शब्दों को लिखना सीखे होंगे, आप वाक्य निर्माण करना सीखे होंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ की क्लासेस में। ऐसे ही हिंदी में आप पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, है ना, हिंदी व्याकरण, ये सारी चीजों का आपने अध्ययन किया होगा। हर भाषा का अपना एक निश्चित नियम होता है, जिन नियमों के आधार पर हम क्या करते हैं? हम वाक्य का निर्माण करते हैं। उन नियमों के समूह को, जो उनका ग्रुप है, जो उनका सेट होता है, उस सेट को हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर हम इन शॉर्ट कहना चाहते तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं सिंटैक्स इज अ सेट ऑफ rules for constructing sentences। या वाक्य विन्यास क्या है? वाक्य विन्यास शब्द निर्माण के नियमों का एक समुच्चय होता है, जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट या प्रसंग की। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है अब सारी चीजों का एक ग्रुप। जैसे कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए भाषा के भीतर कुछ एक जैसा काम करना, जिसके संदर्भ में हमारा स्वर, शरीर की भाषा का उपयोग किया जाए। जैसे मैंने कल बताया था आपके, इसके प्रीवियस वाली क्लास में मैंने बताया था कि हम लैंग्वेज के 3 फंक्शन, आपको याद आ रहा होगा, मैंने उसे बताया था। एक, उसका पहला पार्ट क्या होता है? सूचना प्रदान करना। दूसरा उसका भाग होता है भावनात्मक भाग होता है, और तीसरा होता है आदेशात्मक। जब इन तीनों चीजों को हम आपस में मिक्स करके किसी बात को, किसी फीलिंग को, किसी सिचुएशन को
हम रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। या कॉन्टेक्स्ट को दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए किसी वाक्यांश या स्टेंजाज या पैराग्राफ का जो निर्माण करना, जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति हमारे मनोभावों को समझ सकता है, या हम अपने मनोभावों को या अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो हम भाषा में जो वाक्यों का निर्माण करते हैं, या जो एक पूरा पूरा एक शब्दों का एक जाल बनाते हैं, जो वेब बनाते हैं, उस वेब को हम कॉन्टेक्स्ट या प्रसंग कह सकते हैं। ठीक है, ये तो भाषा के ये पांचों भाग की बात हो गई, जिसमें हम लोगों ने फोनिम्स की बात की, मॉर्फेम्स की बात की, लेक्सिम की बात की, सिंटैक्स की बात की और कॉन्टेक्स्ट की बात की। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ लैंग्वेज की। भाषा कितने प्रकार की है? ठीक है, तो हम किसी भी भाषा, किसी भी देश या किन्हीं भी लोगों की बात करें, हम पाते हैं कि हर देश में, हर भाषा में भाषा के 3 रूप होते हैं, है ना। यानी सारे देशों में, दुनिया के सभी देशों में भाषा के 3 रूप होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसे कहते हैं डायलैक्ट, जो सेकेंड पार्ट होता है उसे कहते हैं डिफाइंड लैंग्वेज, एंड थर्ड पार्ट इज नेशनल लैंग्वेज, है ना। जो पहला भाग होता है वो बोलियां होती हैं, दूसरा भाग होता है परिनिष्ठित भाषा, और तीसरे भाग को हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये बोलियां किसे कहते हैं। ये बोलियां क्या है? बोलियां, बोलियों का मतलब होता है स्थानीय भाषा। सामान्यतः हम जब घर में, बाजार में, किसी समूह में, किसी समाज में हम जिन भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम डायलेक्ट कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोटा की भाषा कौन सी है, कोटा का डायलेक्ट या कोटा की बोली कौन सी है, तो आप सब जानते हो हाड़ौती कोटा में बोली जाती है। ऐसे मथुरा में कौन सी बोली जाती है? ब्रज बोली बोली जाती है। अयोध्या में कौन सी बोली जाती है? अवधी बोली जाती है ना। तो जो जगह जगह चेंज होने पे, स्थानों को बदलने से जो भाषा बदलता जाता है उसे हम डायलेक्ट कहते हैं। डायलेक्ट के लिए एक बात भी कही गई है, 3 कोस में पानी बदले 7 कोस में पानी। यानी कहने का मतलब क्या है, हम जैसे ही अपने घर से 3 कोस का मतलब 7 से 8 किलोमीटर दूर जाते हैं तो पानी का स्वाद बदल जाता है, और जैसे ही हम 20 से 25 या 50 किलोमीटर घर से दूर निकलते हैं तो धीरे धीरे भाषा या बोलियों में भी अंतर हमें समझ में आने लगता है। तो बोली समझ में आ गई। बोली का मतलब अगर हम बहुत ही इन शॉर्ट समझना चाहें तो बोली का मतलब होता है, या डायलेक्ट का मतलब होता है स्थानीय भाषा, या वहाँ की लोकल लैंग्वेज, या वहाँ की अपनी भाषा, जिस भाषा में वहाँ के लोग वार्तालाप करते हैं, है ना। अगर अपने हम भारत की बात करें तो भारत में 100 से ऊपर बोलियां बोली जाती। ठीक है, कुछ बोलियों का एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन पे हमने शो भी हो रहा है, जैसे भोजपुरी है, मगही है, अवधी है, मराठी है, तेलुगु है, अभी हमने बताया, हाड़ौती बताया, ब्रज भाषा बताया, अवधी बताया, ऐसे ही गुजराती भी कह सकते हो, है ना। तो ये सारी भाषाएं, ये भाषाएं क्या है, ये डायलेक्ट या बोलियां कहते हैं। अब दूसरे पार्ट की बात करेंगे डिफाइंड लैंग्वेज या परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा कौन सी भाषा है? परिनिष्ठित भाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जिसका प्रॉपर ग्रामर, जिसका अगर प्रॉपर ग्रामर होगा, उसका प्रॉपर व्याकरण होगा, तो क्या होगा, उस भाषा का इस्तेमाल हम शासन में, लिखने में, पढ़ने में, कविताएं लिखने में हम कर सकते हैं। लेकिन जो बोलियां होती हैं, बोलियों में प्रायः उनका कोई व्याकरण नहीं होता,
उनका कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता। अगर हम आपकी बात करें, हाड़ौती बोली की बात करें, तो हाड़ौती बोली या हाड़ौती भाषा का कोई व्याकरण नहीं। आपने कोई भी हाड़ौती की व्याकरण की किताब नहीं देखी होगी, लेकिन हिंदी और इंग्लिश के व्याकरण की किताबें आपने देखी होंगी। उनके व्याकरण को आपने सीखा भी है, उनके व्याकरण को आपने पढ़ा भी है। तो परिनिश्चित भाषा का मतलब क्या हो गया? ऐसी भाषा जिनका प्रयोग हम शासन में कर सकते हैं, हम कुछ लिखने पढ़ने में कर सकते हैं, जिसका प्रॉपर ग्रामर हो, जिसका अपना खुद का व्याकरण हो। उस व्याकरण को हम क्या कह सकते हैं? उसको हम परिनिश्चित भाषा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ परिनिश्चित भाषा के अगर हम नाम लेना चाहें अपने देश में, तो हम ले सकते हैं। जैसे सबसे परिनिश्चित भाषा हमारी हिंदी है। हिंदी का प्रॉपर ग्रामर भी है, हिंदी में हम लिखने पढ़ने बोलने का काम भी करते हैं। दूसरी भाषा की बात करें जिससे हम बहुत ज्यादा फेमिलियर है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश में भी हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसका भी प्रॉपर ग्रामर है। तीसरी भाषा जो हम पढ़ते हैं अपने आसपास, वो संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत का भी प्रॉपर ग्रामर होता है, उसको भी लिखने पढ़ने का पूरा एक नियम है। चौथी भाषा जो हमारे आसपास है, जिसको हम जानते हैं, उसको हम उर्दू कहते हैं। उर्दू का प्रयोग भी शासन प्रशासन, लिखने पढ़ने और बोलने में किया जाता है, और इसके भी ग्रामर हमारे पास, इसका भी व्याकरण हमारे पास है। ठीक है, जो परिनिश्चित भाषा होती है बेटा, इन्हीं भाषाओं में से जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है, उसी को हम अपनी राष्ट्रभाषा या राजभाषा भी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ढेर सारे लैंग्वेज नीचे भी शो हो रहे हैं, जैसे रसियन है, फ्रेंच है, जर्मन है, जापानीज है। ठीक है, ये सारी भाषाएं डिफाइंड लैंग्वेज है या परिनिश्चित भाषा है, जिसका प्रयोग हम ऑफिशियल वे में भी करते हैं, और इसका व्याकरण भी होता है। इसमें हम अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं, इसमें लिखाई पढ़ाई का भी काम कर सकते हैं, है ना। अब जो तीसरी भाषा हमारी, तीसरी भाषा को हम कहते हैं राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, आप जानते हो आपकी राष्ट्रभाषा क्या है? आपकी राष्ट्रभाषा, ऐसे ही सभी देशों की अपनी राष्ट्रभाषा है ना। अमेरिका की राष्ट्रभाषा क्या है? इंग्लिश है। ठीक है, ब्रिटेन की क्या है? इंग्लिश है। लेकिन इंग्लिश में भी अगर देखें तो अमेरिका और ब्रिटेन में एक डिवीजन है। हम कहते हैं अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है और ब्रिटेन में ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है। आपने देखा है दोनों, मैंने इसलिए एग्जांपल इसका लिया कि दोनों की भाषाओं में थोड़ा के ग्रामर में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लिखने के तरीके में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, अगर हम अमेरिका में अगर एरोप्लेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एयरप्लेन लिखेंगे। लेकिन जबकि भाषाओं में थोड़ा के ग्रामर में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लिखने के तरीके में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, अगर हम अमेरिका में अगर एरोप्लेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एयरप्लेन लिखेंगे। लेकिन जब हम इसको ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको हम एरोप्लेन बोलेंगे, उसको हम एयरप्लेन नहीं कह सकते, है ना। बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो सर्वमान्य भाषा, जिस भाषा को 70 से 75 लोग प्रतिशत लोग 70 to 75% अगर देशवासी जिस भाषा को बोलते हैं, उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर हम भारत में बात करें तो भारत में राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। अमेरिका में इंग्लिश है। चाइना में मंदारिन है। जापान में जापानीज है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको 3 भाषाओं के बारे में आज बताया कि भाषा के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला डायलैक्ट, दूसरा डिफाइंड लैंग्वेज, और थर्ड मैंने क्या बताया? नेशनल लैंग्वेज। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज हम लोगों ने देखा
कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स टाइप्स। हमने देखा भाषा के कितने घटक होते हैं और फिर हमने देखा भाषा के कितने प्रकार हो सकते हैं। हमने इन दोनों चीजों को आज सीखने का प्रयास किया। अगर कोई डाउट हो, कुछ डिस्कस करना हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप डिस्कस कर सकते। सर एक बार फर्स्ट 2 स्लाइड्स एक बार समझा दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी मेरे। अच्छा, फोनिम्स में बेटा कुछ नहीं है। फोनिम्स का सीधा सा मतलब है, फोनिम्स का मतलब होता है जब ध्वनियों के कारण अगर किसी शब्द का अर्थ बदल जाए तो उसको हम फोनिम्स कहते हैं या उसको स्वनिम कहते हैं। ध्वनियों के कारण अर्थ बदलने का मतलब क्या होगा? जैसे मैंने एग्जाम्पल भी कुछ देर पहले लिया था, मैंने एग्जाम्पल लिया था सुर, शूर और सूर का। मैंने बताया था सुर का मतलब जब स पे छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं इसका मतलब होता है सुर। सुर का मतलब होता है सुरीला या सुंदर गाने वाला या सुंदर आवाज। लेकिन जब हम बड़े श पे बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, जब शूर बोलते हैं तो शूर का मतलब हो जाता है वीर और सूर का मतलब अंधा। आपने देखा सुर, शूर, सूर का मतलब क्या होगा? तीनों है तो सुर ही, लेकिन केवल ध्वनियों के अंतर से उन शब्दों के अर्थ बदल गए। जब ध्वनियों के अंतर से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं तो उनको हम स्वनिम कहते हैं। तो स्वनिम क्या है? स्वनिम या फोनेम्स क्या है? फोनेम्स इज अ यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, और कैसी यूनिट है? इसके प्रयोग करने से शब्दों के अर्थ बदल जाते है ना। क्लियर हो गई बात?